हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस की गोली सीरीज में प्राचीन अभिलेख तथा शिलालेख के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी वनडे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं या दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आरओ के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, सारे एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी डिस्कस कर लूँगा। हम लोग क्या होता है कि जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक आता है अलग अलग चैप्टर्स में, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल कर लिया है, ताकि एग्जाम में आप जब जाएं तो एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोगजकोई से प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा बोगजकोई के बारे में जान लेते हैं। या एशिया माइनर में हितीस साम्राज्य की राजधानी थी। कब? 14वीं सदी ईसा पूर्व। उसमें ऋग्वैदिक 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, जो कि है आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है दोस्तों कि जो हमारे आर्य थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से होते हुए आए थे, एशिया माइनर के साइड से आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश के अभिलेख से। मौर्य में जो है सम्राट अशोक जो थे, इनके टाइम का जो है रुम्मिनदेई अभिलेख, रुम्मिनदेई कभी कभी इस नाम से पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो उसका नाम है रुम्मिनदेई अभिलेख, और ये सम्राट अशोक के टाइम का है अभिलेख। इस अभिलेख में लिखा है कि इनका जब राज्याभिषेक हो गया था उसके 20 साल बाद लुम्बिनी में गए थे, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी वजह से इन्होंने टैक्स में रिलैक्सेशन दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो हेलियोडोरस कौन था? ये एक यवन राजदूत था। कहाँ का था? तक्षशिला का। बेसनगर कहाँ पर है? ये एक गांव है जो कि भिलसा मध्य प्रदेश में है। तो इस अभिलेख में इन्होंने, हेलियोडोरस ने खुद को भागवत कहा, और भगवान विष्णु को क्या कहा? देवताओं के देवता भगवान विष्णु को कहा गया। तो ये भागवत धर्म से संबंधित है। इसको कभी कभी गरुण स्तंभ भी कह देते हैं, बेसनगर का गरुण स्तंभ। इससे पता चलता है कि ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था, ये वाला अभिलेख बेसनगर का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो अभी मैंने बताया कि ये एक यवन राजदूत था, जो कहाँ का था? तक्षशिला का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। अच्छा, रुद्रदमन कौन था? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रुद्रदमन के बारे में जान लेते हैं। यह एक शक राजा था, और ये जो अभिलेख था ये 150 ईस्वी में
लिखा गया था किस भाषा में? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किस लिपि में लिखा गया था? तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे फैक्ट याद करिए। वीडियो को एक बार दो बार और देखेंगे तो सारा आपको फैक्ट याद हो जाएगा। इस अभिलेख में रुद्रदमन ने अपने सारे विजय और जितने भी उसके कैंपेन थे सबको इसमें डिस्क्राइब करवाया गया है। और इसमें सुदर्शन लेख का जिक्र मिलता है, सुदर्शन। तो इसी से जो है संबंधित हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य और ये अशोक मौर्य। तो इन दोनों का संबंध सुदर्शन लेख से है। तो इसी वजह से इस अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कह रहा है पारंपरिक अवसरों पर। तो अब आप कहेंगे कि इस पर ध्यान देने वाली क्या बात है? पशु बलि पर रोक लगाई, एक था पशु बलि पर रोक लगाई, एक था पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई। तो दोनों अलग अलग अभिलेख में मिलते हैं। मैं आपको दोनों का आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्तंभ अभिलेख नंबर 5। लेकिन अगर यहाँ केवल पशु बलि पर रोक लगाने के लिए बोला जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिला अभिलेख नंबर 1। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया था, जबकि स्तंभ अभिलेख 5 में बताया गया था जो पारंपरिक अवसर हैं, जो त्यौहार हैं, उस पर पशुओं की बलि ना दी जाए। और ये एक कॉमन दिया गया था। तो अगर केवल पशु बलि पर रोक लगाने के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब अकाल पड़ता था तो उस समय के बारे में इसमें डिस्कस हो रहा है कि अकाल के समय में राज्य की क्या व्यवस्थाएं होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोगौरा ताम्रपत्र। सोगौरा कहाँ से मिला था? गोरखपुर से मिला था। इसमें बताया गया था कि अकाल पड़ने पर खाद्यान्न को कैसे जो है मैनेज करना है और क्या व्यवस्थाएं हैं राज्य की। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2nd और 13th, मतलब 13वें अभिलेख और दूसरे अभिलेख से। तो दूसरे अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी श्रीलंका में बोलते थे, ताम्रपर्णी श्रीलंका का है ये। तो इतने की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी। और जो 13वां अभिलेख था इससे हमें किसकी जानकारी मिलती थी? चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी की। चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिलेख नंबर 12। 13 और 2nd में हम लोगों ने देखा था, उसमें संगम राज्य का जिक्र किया गया है। और जो 12वां हमारा अभिलेख है ये किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी, रुक्मिणदेही स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी, वेनसांग के विवरण द्वारा और ऑप्शन डी, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है 13वें शिलालेख द्वारा। ये रुक्मिणदेही का जो स्तंभ अभिलेख था इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये क्लियर रखिएगा। और ये 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। कलिंग विजय मतलब कलिंग पर विजय नहीं, कलिंग की विजय दूसरे राज्यों पर, उससे संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदमन अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हथी गुम्फा अभिलेख।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? राजा खारवेल के द्वारा। जो कि कलिंग के राजा थे, कलिंग के राजा थे। ये कलिंग के राजा थे, राजा खारवेल, और ये चेदी वंश से संबंधित थे, चेदी वंश। तो कलिंग की जब विजय हुई तो यहाँ से कलिंग से जितने भी मूर्तियाँ ले जाई गई थी और भी चीज़ें ले जाई गई थी, उनको इन्होंने वापस लाया, राजा खारवेल ने, कलिंग में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग की विजय का वर्णन है और जो कि राजा खारवेल से संबंधित है। ये कलिंग के राजा थे और ये चेदी वंश से संबंधित हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ये एक फैक्चुअल है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। और इसी स्तंभ से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतया किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव और ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियदर्शी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी आर्मेयिक लिपि में, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में और ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में। तो अशोक के मैक्सिमम जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत भाषा में थे। तो आर्मेयिक में एक जो आपका अभिलेख मिलता है वो है सरेकुना का अभिलेख, सरेकुना का अभिलेख, वो आर्मेयिक लिपि में लिखा हुआ है। सारे मैक्सिमम ब्राह्मी में हैं। खरोष्टी में दो मिलते हैं आपके, शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा। ये नाम याद रखिएगा, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और सरेकुना का किस में लिखा गया है? आर्मेयिक लिपि में। और ये बाकी सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी व्यूलर ने, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ ने और ऑप्शन डी अहमद हसन दानी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और साथ में ब्राह्मी लिपि को भी सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अभी मैंने बताया था कि दो अभिलेख, एक शाहबाजगढ़ी जो कि ऑप्शन सी है आपका, और एक मानसेहरा, ये दो अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा है। अभी मैंने बताया था भाषा प्राकृत है और लिपि बदल रही है। मैक्सिमम किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी। और दो आपकी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और लिपि मैक्सिमम में ब्राह्मी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अभी मैंने बताया था कि जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा, उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया, तो सारे उसके जितने भी अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे मैक्सिमम। तो बाद में जेम्स प्रिंसेप ने उसको डिकोड कर लिया, जो भी अभिलेख उसके लिखे गए थे अशोक के। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो अभी मैंने बताया था कि हाथी गुम्फा जो है
खारवेल, राजा खारवेल से संबंधित है जो कि कलिंग के राजा थे, ये है। और दूसरी चीज़, ये चेदी वंश से संबंधित थे। इन्होंने अपने विजय का वर्णन हाथी गुम्फा के अभिलेख में लिखवाया, और ये भी इससे पता चलता है कि इनकी कलिंग की जो विजय हुई, इसमें इन्होंने जितनी मूर्तियाँ और सामान यहाँ से ले जाए गए थे कलिंग से, उसको इन्होंने वापस भी लाया था। तो इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है इससे, तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर ही यही है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। साथ में इसमें अशोक के भी कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, जहांगीर के भी अभिलेख हैं और रानी के अभिलेख हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर उत्कीर्ण हैं। तो आप अगर एक मेन आंसर देखेंगे तो वो होगा समुद्रगुप्त, और पूछेगा कि उसमें किसको इसको मेंशन किया गया है, तो वो अशोक हैं, जहांगीर हैं, रानी का अभिलेख है। तो इतनी चीज़ें उसमें मिलती हैं। और इसको किसने लिखा था? हरिसेन ने। संस्कृत भाषा में। ये हो गया, हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। अच्छा, और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को ये क्या बोलते हैं? एक नाम और पूछ लेता है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसमें अशोक, जहांगीर और रानी के जो है इंस्क्रिप्शंस भी ऐड हैं। तो संबंधित है समुद्रगुप्त से, और इसमें इन लोगों के ऐड ऑन है, इन लोगों के भी इंस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर दिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि जहांगीर, अशोक और रानी का, इतने लोगों का जो है उस पर अभिलेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, जहांगीर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आयरन पिलर, मेहरौली का आयरन पिलर। ठीक, तो लौह स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्र से संबंधित है। और ऐसा कहा जाता है कि ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उसके संबंधित है। एक्चुअल में स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। तो कैसे पता चलता है कि उस टाइम का होगा? क्योंकि इसके शीर्ष पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह है स्तंभ पर। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। तो इससे गेस किया जाता है कि हाँ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही संबंधित है, उसी से रिलेटेड चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और उसमें जो है चंद्र के नाम से मेंशन किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये किससे संबंधित है? कुमारगुप्त वंश से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनता है, मैं बताता हूँ। इसे दसपुर अभिलेख भी कहते हैं, दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। और इसको लिखा किसने था? वत्स भट्ट, वहाँ के एक लोकल कवि थे, वत्स भट्ट कवि ने लिखा था। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंशन है कि कैसे लेटर गुप्ता पीरियड में जा कर के व्यापार में गिरावट आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपके रेशम बुनकर होते हैं, वो गुजरात के लाट जो है कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से मंदसौर आ जाते हैं। उनका काम जब ख़त्म हो जाता है वहाँ से, तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं मंदसौर में। इसमें इस चीज़ का भी उल्लेख मिलता है। तो कई क्वेश्चन इससे पूछ जाता है कि रेशम बुनकरों के व्यापार से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है, या दसपुर अभिलेख भी इसको कहते हैं, इससे मिलती है। लिखा किसने था? वत्स भट्ट कवि ने लिखा था।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो हमारा मंदसौर अभिलेख है उसी को दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख। एक बोनस क्वेश्चन भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में। ये पहला जो है अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है सती प्रथा से रिलेटेड। इसमें जो सेनापति होता है गोपराज, उसकी स्त्री यानी उसकी वाइफ जो है सती हो जाती है, उसी का उल्लेख एरण अभिलेख में किया गया है। गोपराज सेनापति नाम याद रखिएगा। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो एरण शिलालेख में मिलता है। इस क्वेश्चन को याद करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज को नहीं देखा है तो एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने और भी तथ्य जो है उससे जुड़े हुए डिस्कस किया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।